हेलो एवरीवन, दिस इज मास्टर टीचर अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं साइंस के सिलेबस की। नया करिकुलम का अपडेट भी आ चुका है, सिलेबस में बहुत बदलाव नहीं है और जो चेंजेस है मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सर अभी तो सर हम 9 से 10th में आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप अभी से सिलेबस बताने लगे हैं। अभी तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी तो समर वेकेशन आने वाले हैं। क्या फर्क पड़ेगा सर? दुनिया तो कहती है कि 10th बहुत आसान बोर्ड है, बहुत इजीली मार्क्स आ जाते हैं। भाई अगर इजीली मार्क्स आ जाते होते ना तो 90% लोगों के 70% से कम परसेंटेज नहीं आ रहे होते। ठीक है, आपको एक सच बात मैं बताता हूं कि आज भी सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो 50 से 55% लोग ही पास होते हैं। आपको ये सच पता होना चाहिए। सर इससे इतना क्या फर्क पड़ जाएगा? लोग तो कहते हैं कि भाई 10th में कितने भी मार्क्स आ जाएं, 11th में कितने भी मार्क्स आ जाएं, 12th में कितने भी मार्क्स आ जाएं, जिंदगी में तो भाई बहुत कुछ कर लिया जाता है, बिना पढ़ाई के भी बहुत कुछ हो जाता है। सच बात आपको बताऊं कि पढ़ने के बाद भी लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं, पढ़ने के बाद भी लोगों की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो एक डिसेंट जॉब को ले पाए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्राइवेट कॉलेजेस से, इवन थोड़े डिसेंट कॉलेज से भी बीटेक कर लेते हैं, अलग अलग डिग्रीज कर लेते हैं, बीकॉम, बीसीए, सो मेनी थिंग्स, एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग टू हैव अ बेसिक डिसेंट जॉब। इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी है। और जब से आपका एक तरीके से आप में अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, नहीं यार लाइफ के लिए थोड़ा ठीक करना है और अपने लिए मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है आज जो दुनिया में समय चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो आपकी पढ़ाई को बीट करने लगी है। जिनको स्किल्स आती हैं वो भी एआई जैसी चीज से नहीं लड़ पा रहे हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि जिसको भी ये वीडियो रिलेवेंट लगती है ना, जो भी आज देखेगा ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है। सबसे बड़ा स्टेप वो इसलिए ले रहा है कि आज से वो सीरियस हो रहा है। आप 9th जैसी बेसिक क्लास में स्ट्रगल करके आए हो, पता है ना आपको, तो 10th में नहीं करना है बेटा। 10th में स्ट्रगल नहीं करेंगे तो 11th में नहीं करेंगे, 11th में नहीं करेंगे तो 12th में नहीं करेंगे, और 12th में नहीं करेंगे ना तो किसी अच्छे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, और अच्छे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो अपनी पॉसिबिलिटी हम बढ़ा लेंगे, अपनी प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा लेंगे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। और मेरा सिर्फ एक मतलब ये एक बेसिक सिलेबस वीडियो नहीं है, आप ये सोचो कि ये हर वीडियो आपके लिए एक स्टेप है टूवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर। तो बात करेंगे हम, और हर चीज का एक रीजन है। ठीक है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं इसलिए, और खासकर मैं वीडियो हमेशा बनाता हूं सो दैट अच्छी इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन आपके पास आए। और जैसे सिलेबस की जो वीडियो है उस पे मेन फोकस ये होता है कि जिस बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई अब मैं अपनी लाइफ का होल्ड लूंगा और मैं भी एक अपवर्ड मोमेंटम में आऊंगा, मैं ये कहां गिरते चले जा रहा हूं अपने मोमेंटम को, और आपको लगता है गिरता हुआ मोमेंटम लाइफ में उसको अपवर्ड ऐसे ही कर लोगे आप एक दिन? नहीं होता। आज से स्टेप लोगे तो धीरे धीरे वो मोमेंटम बन जाएगा। थोड़ा बेटर करोगे 9 से 10th में, फिर 10 से 11 में, फिर 11 से 12 में, तभी भाई फोड़ पाओगे, है ना। तो जो भी दुनिया कह रही है आप मत सुनो, क्योंकि वो बातें एक्चुअली व्यूज गेन करने के लिए, वो बातें क्लिकबेट के लिए है ना। आप सक्सेसफुल लोगों की सच में स्टोरीज देखोगे ना बेटा, तो 99% वही लोग मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई की हो, है ना। फिर वही है, स्टोरीज के लोग बोल देते हैं कि अरे वो तो किसी आईआईटी से नहीं था, वो तो, अरे ये बहुत कम लोग हैं दुनिया में, और उन कम लोगों में आप कहां खड़े होना चाह रहे हो? उस लाइन में कहां खड़े हो रहे हो जहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उसमें से भी कम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना। तो चलो वीडियो वापस आते हैं। मेरा ये बात को रखना इसलिए जरूरी है यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सीरियस हो जाए और अच्छे से अपने 10th क्लास में आगे बढ़े। आज के वीडियो का उद्देश्य है डिटेल सिलेबस एनालिसिस। अब सर सिलेबस तो हमें मिल चुका है पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप क्या एनालिसिस करवाएंगे? तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट में कैसे अप्रोच करनी है, कौन सा पार्ट न्यूमेरिकल है, कौन सा पार्ट कॉन्सेप्चुअल है, कौन सा पार्ट सिर्फ याद करके निकल जाएगा। अगर आपको ये पहले से पता होगा ना, आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं साल भर की कि मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स और मटेरियल्स पे मैं बात करूंगा कि भाई एनसीईआरटी एक बुक है, लेकिन क्या उसके अलावा भी हमें कुछ करना पड़ेगा? क्या और भी कुछ हमें मेहनत करनी पड़ेगी एडिशनली, या कैसे उसे पढ़ना है एनसीईआरटी को, इस पे मैं बात करूंगा। और अप्रोच कैसे करना है सिलेबस की, उसमें साथ में बात करूंगा कि सिलेबस किस तरीके से लेना है। अगर किसी का न्यूमेरिकल पार्ट है तो वो किस चैप्टर पे थोड़ा कम ध्यान देगा, किसी का कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा है तो किस चैप्टर को अपना स्ट्रेंथ बना सकता है, उन सब पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं। ओके ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट देखते हैं। तो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में सेम है ना, चैप्टर्स अभी भी वही चैप्टर्स हैं सिलेबस के हिसाब से। आपके
13 चैप्टर्स आपके पास हैं, जिसमें से इस साल से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, साइंस के 3 कौन कौन से पार्ट होते हैं आपको पता है? केमिस्ट्री, तो अगर आप देखेंगे पहले 3 चैप्टर, तो ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, यही आपकी केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। ठीक है, यही आपके केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? अगर आप अभी तक नहीं समझे तो अब समझ जाइए। केमिस्ट्री मतलब जहां पे हम केमिकल्स की बात करते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स होते हैं जिनसे एक्चुअली बॉडी बनी होती है। लार्जली हम जब बॉडी में अंदर प्रोसेसेस देखते हैं तो किसी ना किसी रिएक्शन के थ्रू किसी कोई ना कोई चीज बन रही है। रिएक्शन क्या होता है? देखो ये सारे क्वेश्चन आने लगते हैं जैसे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो यहां पे हम बेसिकली किसी भी चीज के होने की जो प्रोसेस है ना, कि फूड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है अपने आसपास, या फिर ये केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है एटम्स के बीच में, है ना, या एटम क्या होते हैं अपने आप में, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक्चुअली में कुछ ना कुछ इसका पार्ट फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, बट फिजिक्स में लार्जली हम फिजिकल प्रोसेस पे ज्यादा फोकस रखते हैं। केमिस्ट्री में हम ये चीजें कैसे हो रही हैं, इंटरनली इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस पर फोकस रखते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्लास दर क्लास, जैसे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, धीरे धीरे आपको और इन ब्रांचेस की आपको क्लैरिटी आते जाएगी। फिर हम अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट कि भाई जो प्रोसेसेस चल रही है बॉडी में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फूड बनने की प्रोसेस है, तो उसमें कुछ केमिकल या कुछ एलिमेंट्स की अंदर एक्सचेंज हो रहा है, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। अब उस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है फॉर एग्जांपल। अब उस एनर्जी का बॉडी यूटिलाइजेशन करके क्या करती है, ये बॉडी कैसे काम कर रही है। तो इस फिजिकल बॉडी की अगर आप वर्किंग की बात करें, सिर्फ किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस की बॉडीली प्रोसेसेस कैसे काम कर रही है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हम बायोलॉजी में देखते हैं। और फाइनली अगर इस दुनिया की हम बात करने लगे लार्जली, है ना, कि दुनिया में और भी जो प्रोसेसेस चल रही हैं, ये जो हैंड का मूवमेंट हो रहा है, ये बायोलॉजी के अंदर भी आएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया, या मैंने इस हाथ को इस तरीके से धक्का दिया तो ऐसा क्या किया, इस हाथ से इस हाथ पे क्या चीज की मैंने जिसके कारण ये मोशन हुआ। तो ये मोशन, ये फोर्सेस, ये वर्क क्या होता है, एनर्जीज क्या होती हैं, इस लेवल पे जो हम बात करने जाएंगे तो वहां पे हम बात करते हैं फिजिक्स की। मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, बस ये बताना चाहता हूं 10th में इतना ही समझ गए कि 3 पार्ट है, तो वो बहुत बड़ी चीज हमारे लिए होती है। लास्ट पार्ट भी आर एनवायरमेंट, इसको आप मानिए, आप इसको मेरे हिसाब से फिजिक्स में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक तरीके से एक एडिशनल चैप्टर होता है आपकी बुक में। अब जैसे ही आपने थोड़ा सुना तो इसी से आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो फिजिक्स होता है ये काफी सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करने की तरफ चली जाती है ये स्टडी। तो एक्चुअली मैं पहले बता देता हूं कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल होता है। अब देखो, अगर आपको अभी से ही पता है कि इन पार्ट्स में थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो आप पहले से माइंड को प्रिपेयर रखोगे, है ना। आप उन छोटी छोटी मैथमेटिकल बातों को रिवाइज कर लोगे इस चैप्टर से पहले ही, जब ये स्टार्ट होने वाला होगा। और चाहे आप इसके बाद सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट ना करो, लेकिन एक दिन जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे तो आपको दिमाग में रहेगा सर ने बताया था न्यूमेरिकल होते हैं, तो मुझे मैथमेटिकल कौन सी बातें हैं वो तो आनी चाहिए। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? नंबर्स के साथ ऑपरेशन, नंबर के साथ खेलना, उसमें आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। 99.9% लोग जिनकी फिजिक्स वीक होती है वो एक्चुअली में इसलिए वीक होती है क्योंकि उनकी मैथमेटिकल अप्रोच वीक होती है। उनको समझ ही नहीं आता कि मैथमेटिक्स में जो समझ रहे हैं उसको इस फिजिकल वर्ल्ड में कैसे लगाना है। तो वो बहुत बड़ा गैप हम इस साल आपके लिए सॉल्व करेंगे। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि 70%, एटलीस्ट इस साल में कह सकता हूं, 70 भी नहीं, इस साल तो हम ये कह सकते हैं कि 85% आपका कॉन्सेप्ट है यहां पे, है ना, और लगभग 15% आपका यहां पे न्यूमेरिकल अप्रोच लगता है। अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर भी डिस्कस करूंगा कि किस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। और बायोलॉजी में आप कह सकते हैं कि 95 या 95% से भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है
और आपका 5% जो है वो आपका न्यूमेरिकल होता है। वैसे बायोलॉजी में न्यूमेरिकल 5% भी नहीं, 1-2% होते हैं, लेकिन फिर भी डेटा होता है। डेटा को मैं न्यूमेरिकल के अंदर रख रहा हूं। डेटा जो आप याद कर रहे हैं उसके साथ जो चीजें हो रही हैं वो हम यहां देखते हैं। तो इस तरीके से ये सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब चलिए चैप्टर बाय चैप्टर, पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैं, अगर आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे तो मेरे आपको फिजिक्स के मतलब क्लास 11, 12, जेई नीट, इन सब के फिजिक्स के लेक्चर्स आपको मेरे को YouTube पे मिल जाएंगे। आप जाके अक्षय सर और क्लास 11, 12 का कोई भी चैप्टर सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो मैं आपका केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स लेने वाला हूं, ठीक है। और आपकी बायोलॉजी की मैम आएंगी जो आपका बायोलॉजी टेक केयर करने वाली है। मैं आपका साथ आज से आने वाले 4 साल तक, मतलब 3 साल तक पकड़ने वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ रहूंगा मैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस की बात करें तो इसमें आपने जैसे पिछले साल में 9th में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, मिक्सचर और केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है वो सब थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा था। अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इनकी जो इंटरेक्शन है, उनसे जो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले चैप्टर में एक्चुअली हम उन कंपाउंड्स के बीच की इंटरेक्शन, जिसको एक रिएक्ट होना कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, उसकी डिटेल बात करने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन देखेंगे, बैलेंसिंग समझेंगे क्या होती है, इंप्लीकेशन समझेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर इस चैप्टर को हम कैटेगराइज करना चाहें तो इस चैप्टर को हम, वही है, लार्जली ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ही है। तो कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 90% तो कॉन्सेप्ट ही याद करने हैं। कॉन्सेप्ट याद करोगे तो जो आपके 10% न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि लार्जली इस चैप्टर में तो आपकी बैलेंसिंग ही एक न्यूमेरिकल में आप रख सकते हैं। वैसे तो है वो भी कॉन्सेप्चुअल, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स यूज हो रही है थोड़ी सी, तो इसलिए हम इसको 10% न्यूमेरिकल कैटेगरी में रख सकते हैं। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, एक ऐसा चैप्टर जो लगभग मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्चुअल की बात करूं, तो ये लगभग आपका 95% से भी ज्यादा, है ना, ये आपका कॉन्सेप्चुअल ही है। और इसमें अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो पीएच वगैरह के बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। 5% से कम ही मानिएगा इसको, ये न्यूमेरिकल होता है। लेकिन बेटा समझो, ये सारे कॉन्सेप्ट ना अब आपकी 11th 12th में यूज होने वाले हैं। तो सोचो अगर ये वीक हो गया तो 11th तो गई और 12th भी गई। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं आगे बढ़ने से पहले, आपको ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। पता है जो केमिस्ट्री है ना क्लास 10th की, ये जो चैप्टर है ना क्लास 10th की, एक्चुअली इन्हीं चैप्टर का कॉन्टिन्यूएशन आप देखोगे क्लास 11th में। तो ये कंटिन्यू होते हैं 11th में, मतलब इन्हीं का एडवांस वर्जन आपको 11th में दिखेगा। लेकिन पता है आपको एक यूनिक बात कि फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। ये आपको अब कब दिखने वाली है? 12th में। अब ये बात मैंने इसलिए बताई कि पता है 10th में बड़े बड़े टॉपर जिनके 98-95% होते हैं, उनके पता है 11th में फिजिक्स में कितने मार्क्स हो जाते हैं? 75-80 से नीचे आ जाते हैं वो, मतलब 10-20% नीचे गिरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 10th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स में बहुत कनेक्शन नहीं है। 9th की फिजिक्स और 11th की फिजिक्स में कनेक्शन है, और 10th की और 12th की फिजिक्स में डायरेक्ट कनेक्शन। ये चैप्टर्स आपको अब 12th में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आज अच्छे से करते हैं तो आप अपनी 12th में ऑलरेडी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, 12th के लिए ऑलरेडी अच्छा बेस बना रहे हैं। बात करें हम अपने 3rd चैप्टर की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब जिन एलिमेंट से ये दुनिया बनी हुई है ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मतलब जो भी एलिमेंट इस दुनिया में है, जितने भी टाइप के आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो टाइप के एटम्स हैं, उनको हम एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं कि वो कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी की क्या बेसिस है, कैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है जी। इसमें आपके एटॉमिक नंबर और ये सब चीजें, बैलेंस मतलब थोड़ा सा इसमें आता है, बट 95% से ज्यादा ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। और आपका अगर न्यूमेरिकल की हम बात करें तो न्यूमेरिकल में ये 5% से नीचे ही जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं है। कार्बोनेट्स कंपाउंड एक लार्जली, अगर मैं आपको बताऊं, अगेन कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो एक 95% से ऊपर कॉन्सेप्चुअल है, और
अगर हम न्यूमेरिकल की इस चैप्टर में बात करें तो 5% से नीचे न्यूमेरिकल है। एक काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत बड़ा पार्ट है ये आने वाले केमिस्ट्री का, 11th-12th की केमिस्ट्री का। तो ये बेसिक्स अच्छे से कर लो। कार्बन इट्स कंपाउंड लगभग 30%, 1/3 ऑफ द सिलेबस होने वाला है आपका अगले साल, है ना। 1/3 ऑफ द सिलेबस सिर्फ इस चैप्टर के अंदर से आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये चारों चैप्टर ही इस तरीके से बढ़ जाते हैं, ये 1/3 में बढ़ जाएंगे। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहना स्टार्ट करेंगे जो अगले साल जाएंगे। आज अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन हम बेस बनाएंगे, बहुत अच्छा बेस बनाएंगे, मजा आएगा आपको। फिर सीधे चलते हैं, जैसे मैंने बताया, फिजिक्स की तरफ, लाइट एंड रिफ्लेक्शन। अब यहां पे चीजें पलटते जाएंगी। अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट की हम बात करें, मतलब फोकस की बता रहा हूं मैं आपको बात, तो कॉन्सेप्ट पे अगर हम यहां पे लेट से 50% फोकस दे रहे हैं तो उतना ही फोकस हमें न्यूमेरिकल पे देना पड़ेगा, ठीक है। जबकि मैं कहूंगा कॉन्सेप्ट तो यहां पे 30-35% ही है, लेकिन उसके जो मतलब उसका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो काफी स्ट्रेस देता है बच्चों को। तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे हम धीरे धीरे मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा आएंगे। यहां पे अगर हमारी मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो हमें थोड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं बेसिक मैथमेटिक्स के भी बहुत लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा आने वाले कुछ महीनों में, सो दैट आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाए। फिर यहां पे हम बात करें ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की चीजें आपको क्यों दिख रही हैं, लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया में जो लाइट एनर्जी है कहां से आ रही है और कैसे हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही है, और खासकर इसमें आंखों का जो इन्वॉल्वमेंट है लाइट के साथ, कि भाई आंखें नहीं होती तो हम लाइट या ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते। मतलब आप बताना कि हम लाइट देख पाते कि नहीं देख पाते, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। क्या हम लाइट को देख सकते हैं? कमेंट में एक बार बताना मेरे को, देखना चाहता हूं कि क्या किसी ने कभी इस बात पे सोचा कि हमें लाइट दिखती भी है कि नहीं दिखती है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सोचने के लिए, सोचिएगा और बताइएगा कमेंट में। देखते हैं कितने लोग इसको बात को डीपली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। इस चैप्टर की बात करें तो हम अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये चैप्टर में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ही हैं, लगभग 85%। इवन मैं तो कहूंगा अगर हम 10th लेवल पे बात करें तो हाँ, मतलब आप समझ लीजिए 80% आपके कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल इसमें रिफ्रैक्शन से आते हैं, तो न्यूमेरिकल इसमें 20% है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली इससे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 70-30 भी कर सकते थे, बट 80-20 आप मान के रखें इसमें है। एक्चुअली पिछले चैप्टर और इसमें रिलेशन है, दोनों एक ही पार्ट, एक ही चीज का पार्ट है। मतलब एक्चुअली जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि अब फिजिक्स हमने बोला, साइंस का एक पार्ट फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के भी अलग अलग पार्ट है। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर एनर्जी के कॉन्सेप्ट आने लगते हैं, फ्लूइड्स, बहुत सारे हैं। तो वो तो आपकी, है ना, जिंदगी में साइंस आ चुकी है, तो आपको लंबा उसे अब लेके चलना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्चुअली हमें अगर 40% चीज देखनी है, तो वैसे इसमें 40 नहीं, इसको 60 मान लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा और न्यूमेरिकल में हमें इसमें सेम मेहनत करनी होगी। लगभग कह सकते हैं 50-50 मान सकते थे, 60-40 भी। इसमें पोटेंशियल की बात समझेंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो कैसे कॉन्सेप्चुअली, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, इन सब बातों को हम बहुत डिटेल में जाके देखेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर, जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये मैग्नेट क्या होती है ना, हम कहते हैं कि भाई अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे चैप्टर 12 में। अगेन अगर हम यहां देखें तो यहां पे कॉन्सेप्चुअली मैं अगर बात करूं तो ये चैप्टर 85% कॉन्सेप्चुअल ही है, और अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो ये चैप्टर 15% न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपको ना मैं पहले से एक आइडिया दे रहा हूं, एक मेंटल प्रिपरेशन कर रहा हूं। अब कुछ बच्चे देखेंगे कॉन्सेप्चुअल 80%, तो हाँ यार तो बढ़िया चैप्टर है। हाँ, यही तो आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट याद करना ज्यादा आसान होगा, समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। कॉन्सेप्चुअल चीज के क्वेश्चन बनना भी आसान होता है। वहीं पे जो चैप्टर न्यूमेरिकल में ज्यादा है उससे कुछ, तो आपको भी अपने हिसाब से मेहनत करने का एक क्लैरिटी मिलेगा कि मैं कहां मेहनत कर सकता हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल होती है, मैथमेटिक्स होती है, तो उन चैप्टर पे अटैक करते हैं जहां पे मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। बहुत बच्चे होते हैं जिनको पसंद है कि यार मुझसे कॉन्सेप्चुअल बात पूछ लो, मुझसे ये पूछ लो कि ये चीज कैसे होती है, क्यों होती है, मैं उसे समझा दूंगा। वो लोग ऐसे चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो ये पता तो हो कि हमें किस पे कैसी मेहनत करनी है ना। तो यहां पे हमारा सिलेबस का जो डिस्कशन है वो खत्म होता है। अगर बुक्स की मैं आपको लेके बात करूं
है ना। बुक्स की लेके बात करूं तो एनसीईआरटी तो हमारी एक तरीके से भाई कह लो गीता है ना। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो एनसीईआरटी हमारा भगवान है, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी का ही भगवान है। क्योंकि लाइफ में जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने 10th में पढ़ाई की और बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करे, 11th में, 12th में, और फिर आईआईटी भी पहुंचे। तो ये हुआ कैसे? ये किताब थी, इसको अच्छे से पढ़ा था, इसको घोट दिया था पूरा का पूरा। और आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा जब आप जैसे यूपीएससी ऐसे एग्जाम लिखने जाएंगे, इवन कैट लिखने जाएंगे, आप देखेंगे यार 9, 10th की एनसीईआरटी, 6 तक की, पता है आपको यूपीएससी में 6th से लेकर 10th तक की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आप सोचिए जरा, है ना, कि 6th से लेकर 10th तक की इंफॉर्मेशन भी पूछ देता है, बेसिक बातें पूछ लेगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके, सोचो ओवरऑल करियर में, मतलब दुनिया में, इंडिया में आप कहीं भी उंगली उठा लो, किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछो भाई एनसीईआरटी क्या कंट्रीब्यूशन है लाइफ में, बोलेगा भाई बहुत है, उसी को फोड़ के हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी हमें देखनी है। हाँ, जब हम एनसीईआरटी कर लेंगे, अब एनसीईआरटी में क्या क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, बैक एक्सरसाइज करेंगे, अच्छे से एक्टिविटीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। उसको करने के बाद हम, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में लिमिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, अब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमें न्यूमेरिकल्स की जो फॉर्मूले हैं उनको याद करने में हेल्प होगी। तो उसके लिए हम अलग अलग रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं। जो पिछले समय में मैंने देखा है, प्रदीप करके एक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसके क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा साथ में जब लेक्चर्स लूंगा। और एस चांद एक बुक है, वो भी आती है। एसएल अरोरा भी आई थिंक 10th की बनाते होंगे, तो बहुत अच्छा पब्लिशर है। 11th 12th में तो बहुत ही बढ़िया है बोर्ड लेवल पे। तो ये दो पब्लिशर है, बोर्ड लेवल पे बहुत अच्छा है इनका कंटेंट, मतलब ये ईयर लॉन्ग के हिसाब से बता रहा हूं, सैंपल पेपर वगैरह की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। सो दिस इज व्हाट इट इज। अच्छे से इस वीडियो को जब भी लगे आपको कि किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको समझो कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है। सर ने बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, अगर मेरी स्ट्रेंथ नहीं है तो मुझे मतलब मैथमेटिक्स पे थोड़ा जाके काम करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही हो सकता है मैं फॉर्मूला तो समझ जा रहा हूं बट उसको मैथमेटिकली कैसे समझूं, मतलब क्वेश्चन को उस फॉर्मूले तक कैसे लाऊं, ये ब्रिज नहीं बना पा रहा हूं। तो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे तभी क्लास 10th में फोड़ पाओगे, है ना। और जरूरी है फोड़ना, देखो टॉपर तो फोड़ते ही हैं, लेकिन आप जो सुन रहे हो ना, आपको पता है आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो यहां से स्ट्रगल बढ़ते ही जाएगी बेटा, कम नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आपके लेक्चर्स, आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें प्लान हो रही है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अनाउंसमेंट के साथ ऑन द चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय। अच्छे से पढ़ाई करो और ध्यान रखो अपना, और हेल्थ का फोकस रखो, बिकॉज ये चीजें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं आपके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में और आपको आगे एनर्जी देने में। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय। ऑल्सो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग डिफरेंट चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ऑफलाइन सेंटर्स जो है वेदांतु के, अगर आप वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू विल गेट द लिंक्स। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट, है ना, स्टडीज आपको वहां मिल रही है, बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, और ये मान लीजिए जो सिस्टम मिल रहा है ना, वो ऐसे लोगों का सिस्टम मिल रहा है जिनने, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, आईआईटी नीट अंडर 100 रैंक्स को प्रोड्यूस कर रखा है। तो बहुत ही आपको जो असिस्टेंस मिलेगा, क्वालिटी असिस्टेंस मिलेगा। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑल्सो एंड डिफरेंट सीरीज। अगर आप जेई की तरफ जा रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं, नीट की तरफ सोच रहे हैं, तो अभी से ही आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उन कोर्सेज को। टिल देन टेक केयर, बाय, मिलेंगे बहुत जल्दी।